और बैड मौसो, इंग्लिश के एग्जाम में सिर्फ कुछ टाइम बचा है एंड पूरे साल तुमने एक बार भी बुक खोल के नहीं देखा है और तुम्हें फ्लेमिंगो के किसी भी चैप्टर की स्टोरी नहीं पता है तो फिर टेंशन मत करो कि इस वीडियो में मैंने सारे चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे से एनिमेटेड वे में बिल्कुल एक मूवी की तरह एक्सप्लेन किया है, क्योंकि हमारे ब्रेन को इमेजेस और मूवी ज्यादा याद होती हैं एज कम्पेयर टू किताब से पढ़ा हुआ। तो अगर तुमने एक बार इस वीडियो को पूरा देख लिया एंड मैंने जो डिस्क्रिप्शन में मास्टर नोट्स दिए हैं अगर उसको पढ़ लिया, उस नोट्स में सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट वही लिखा है जो एग्जाम के लिए जरूरी है, तो अगर तुमने ये दोनों चीज कर ली तो समझ लो तुम्हारा फ्लेमिंगो कंप्लीट है। तो इंग्लिश के पेपर में फोड़ने के लिए तैयार हो तो जाओ इन सारे चैप्टर्स को लपेट दो। तो कहानी की शुरुआत में हमें फ्रेंच के बारे में बताया जाता है, जो कि फ्रेंच के एलेस एंड लॉरेंस का रहने वाला होता है। अब देखो, फ्रेंच को पढ़ना लिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, मतलब एकदम वो हमारे जैसा एकदम बैडमौसी माइंडसेट वाला होता है और उसे अपने फ्रेंच के टीचर यानी कि जो फ्रेंच पढ़ाते हैं स्कूल में उनसे काफी नफरत होती है। अब हमेशा की तरह फ्रेंच स्कूल जा रहा होता है पर उसे स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, क्योंकि उसने अपने पार्टिसिपेशन का एक लेसन याद नहीं किया था जो कि उसे होमवर्क में मिला था। और इस बात के लिए वो काफी डर रहा होता है कि उसके जो टीचर हैं फ्रेंच पढ़ाने वाले, जिनका नाम है एम हैमेल, वो उसे इस बात के लिए बहुत डांटेंगे। अब कैसे भी करके घूमते फिरते वो थोड़ा लेट स्कूल पहुंचता है, पर जब वो स्कूल पहुंचता है तो वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का माहौल देख के वो एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि पूरे स्कूल में एकदम शांति होती है। ना बच्चों के चिल्लाने की आवाज आ रही होती है, ना कहीं से कोई शोर कर रहा होता है, ना कोई खेल रहा होता है, और इतनी शांति उसने आज से पहले अपने स्कूल में कभी नहीं देखी थी। उसके बाद फ्रेंच घबरा जाता है और जब वो अपने क्लास में जाता है तो वहाँ पे वो देखता है कि सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल चुपचाप अपने बेंच पे बैठे हुए हैं। और जब वो पीछे देखता है तो स्टूडेंट्स के पीछे कुछ गांव वाले भी बैठे होते हैं जो कि बूढ़े होते हैं। और जब वो एम हैमेल को देखता है तो उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहनी होती है, और ये ड्रेस वो सिर्फ किसी बढ़िया इवेंट या फिर प्राइज ओकेजन में पहनते थे। और ये देख के फ्रेंच हैरान होता है कि मिस्टर एम हैमेल उसे लेट आने के लिए डांटते नहीं है। उसके बाद वो जाके अपनी सीट पे बैठता है एंड यहाँ पे एम हैमेल इन सबको बताते हैं कि बर्लिन की तरफ से ऑर्डर आया है कि अब से यहाँ पे सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा स्कूल्स में, यानी कि अब से फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा। और ये सुन के फ्रेंच शॉक हो जाता है। वो सोचता है क्या आज के बाद मुझे फ्रेंच कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, और तभी उसके अंदर गिल्ट होने लग जाता है। वो अंदर ही अंदर सॉरी फील कर रहा होता है फ्रेंच लैंग्वेज ना पढ़ने के लिए। और उसे अचानक से फ्रेंच लैंग्वेज है जिससे वो हमेशा से भागता है, जिसके होमवर्क्स वो नहीं करता था, वो उसे अच्छी लगने लग जाती है। और मिस्टर एम हैमेल जिसे वो हमेशा से नापसंद करता था, वो भी उसे आज अच्छे लगने लग जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता होता है कि आज ये लास्ट लेसन है, इसके बाद कोई भी फ्रेंच नहीं पढ़ाएगा। उसके बाद एम हैमेल सबको ब्लेम करते हैं, खुद को भी ब्लेम करते हैं। मैं भी फेल हो गया अपनी ड्यूटी निभाने में, मैं भी बच्चों को फ्रेंच नहीं पढ़ा पाया। सबके सब बिल्कुल सैड होते हैं। पीछे विलेजर्स बैठे होते हैं जिन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को अच्छे से नहीं सीखी होती, और वो इस बात के लिए बहुत ही गिल्ट में होते हैं। उसके बाद एम हैमेल फ्रेंच लैंग्वेज की तारीफ करना शुरू करते हैं। वो कहते हैं फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। सबके सब बहुत ही ध्यान से सुन रहे होते हैं। उसके बाद एम हैमेल सबको समझाते हैं कि हमारी जो ये लैंग्वेज है ये बहुत ही पावरफुल चीज है, हमें इसे प्रोटेक्ट करना है। वो कहते हैं कि ये हमारे जेल की चाबी है, हमें इसे बहुत ही प्रिजर्व यानी कि बहुत ही संभाल के रखना चाहिए। ये जो हमारी मदर टंग है यानी कि जो हमारी मातृभाषा है, ये हमें आपस में जोड़ के रखेगा। फुल चीज कहते हैं कि इसे कभी प्रोटेक्ट करना है, इसे हमेशा संभाल के रखना। और इतने सब के बाद ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। लॉस्ट स्प्रिंग, द स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इस चैप्टर में दो कहानियां हैं जिसमें हमें बताया गया कि कैसे इन दो बच्चों से इनका बचपन छीन लिया गया। तो पहली कहानी है साहिब आलम की। तो कहानी की शुरुआत में हमें साहिब आलम के बारे में बताया जाता है, जो कि एक रैग पिकर यानी कि कूड़ा उठाने वाला, जो कि मुंबई के सीमापुरी का रहने वाला होता है। अब असल में जो साहिब आलम है वो मुंबई के सीमापुरी का नहीं होता है, ये माइग्रेटेड होते हैं बांग्लादेश से। माइग्रेटेड मतलब कि कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे जाके बसना। साहिब आलम के घर का जो फाइनेंशियल स्टेट होता है वो काफ़ी ख़राब होता है। वो लोग बहुत ही मुश्किल से अपने खाने पीने का यानी कि जिंदा रहने का, सर्वाइव करने का जुगाड़ कर रहे होते हैं। वो सारा दिन कूड़ा कचरा उठाते रहते हैं। वो उनके लिए एक खजाने की तरह होता है। जैसे कूड़े कचरे में कभी 1 का सिक्का, कभी 5 का सिक्का मिल गया तो उनके लिए एक खजाना होता है। उनके घर कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं होती, उनके यहाँ ना कोई मेडिकल सपोर्ट होता है, ना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट होता है। बस किसी भी तरीके से लोग कचरा उठा उठा के सर्वाइव कर रहे होते हैं। तभी ऑथर साहिब आलम के पैर को देखती हैं जिसमें चप्पल नहीं होती, और जब ऑथर उससे इसके बारे में पूछती हैं तो वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ ये ट्रेडिशन है, सब ऐसा ही करते हैं। मेरी मम्मी चप्पल को ऊपर उठा के रखती है यानी कि छुपा के, हम लोग ऐसे ही रहते हैं, ये हमारा स्टाइल है।
पर कहीं ना कहीं ऑथर को ऐसा लग रहा होता है। ऑब्वियसली चप्पल ना पहनने के पीछे का कारण होता है उनके खराब फाइनेंशियल कंडीशन। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और ऑथर साहिब आलम को देखती हैं कि वो एक दूध की दुकान पे जा रहा होता है। वो देखती है उसके हाथ में चाय पिलाने वाले कप और उसको होल्ड करने वाली चीज़ है। और जब ये बात वो साहिब आलम से जाके पूछती हैं तो वो उन्हें बताता है कि अब वो एक चाय की दुकान पर काम कर रहा है जहाँ उसे पर मंथ के 800 रुपये मिलते हैं खाने पीने के साथ। यानी कि अब वो रैक पिकिंग यानी कि कूड़ा उठाने का काम छोड़ चुका है। बट यहाँ पे हमें ऑथर बताती हैं कि उसके चेहरे से साफ दिख रहा होता है कि कहीं ना कहीं वो जो फ्रीडम होती है जो उससे रैक पिकिंग में थी, क्योंकि वो अपनी मर्जी का मालिक था, अब वो फ्रीडम, वो आज़ादी कहीं ना कहीं उससे छिन चुकी है कि अब वो किसी के अंडर काम कर रहा है, वो खुद का बॉस अब नहीं रहा। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ओके, तो अब देखते हैं मुकेश की कहानी। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है मुकेश के बारे में, जो कि फिरोजाबाद के बैंगल्स बनाने वाले एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था। फिरोजाबाद चूड़ियां यानी कि बैंगल्स बनाने के लिए बहुत ही फेमस है, पर मुकेश का जो प्रोफेशन होता है वो काफी हैजरेडस होता है। ये जो वर्ड है यानी कि उसका जो काम होता है उससे उसकी आंखों पे बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ रहा होता है। पर मुकेश अपने परिवार से बिल्कुल अलग होता है। मुकेश का एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है कि वो एक दिन कार मैकेनिक बनेगा। अब मुकेश और इसके पूरे घर वाले कई पीढ़ियों से सिर्फ बैंगल बनाने का काम ही कर रहे होते हैं। मुकेश जहाँ पे काम करता है वो भट्टी होती है, यानी कि भट्टी के अंदर काम करना। और जब वो बैंगल्स यानी कि ग्लासेस को पॉलिश कर रहे होते हैं उस टाइम पे जो उसके अंदर से निकल के धूल आती है, डस्ट आती है, उससे उनकी आंखों पे बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ रहा होता है। एंड कई केसेस में लोग इससे अंधे भी हो जाते हैं। ऊपर से वहाँ का इन्वायरमेंट इतना गर्म होता है, एक्सट्रीमली हीट, और काफी अंधेरे के साथ साथ वहाँ पे सांस लेने में भी दिक्कत होती है। बट वहाँ काम करना उसकी मजबूरी होती है, क्योंकि उसके घर वाले नहीं चाहते कि अगर वो रिस्क लेके कोई नया काम करे तो उन्हें खाने के भी लाले पड़ सकते हैं। अब इस चैप्टर में एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि क्यों वहाँ के जो बैंगल्स मेकर हैं वो अपने इस सिचुएशन से ओवरकम नहीं कर पाते, क्यों वो उसी में फंसे रह जाते हैं। तो इसके पीछे सबसे बड़े कारण है पॉलिटिशियंस, पुलिसमैन्स और जो दलाल हैं, क्योंकि ये लोग उन्हें कभी ऊपर बढ़ने ही नहीं देते। ये लोग उनके पर काट देते हैं, उन्हें हरास करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं, परेशान करते हैं और उन्हें हमेशा नीचे दबाने की कोशिश करते हैं। और ये एक सबसे बड़ा कारण है मुकेश जैसे लोगों का आगे ना बढ़ पाना। और ऐसे ही बड़े बड़े सपनों के साथ जन्म लेने वाले कई मुकेश इन पॉलिटिशियंस, पुलिसमैन्स और इन दलालों के बीच में दब के रह जाते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है विलियम के बारे में, जो कि इस कहानी के ऑथर भी हैं। वो बताते हैं कि उनके पानी का डर स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो जब विलियम 3 या 4 साल के थे तो अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया के बीच पे बैठे हुए थे, एकदम मौज काट रहे थे, और तभी वहाँ से पानी की एक लहर आती है और उनके ऊपर से होते हुए उनको बिल्कुल नॉकडाउन करके चली जाती है। जैसे एक गोली हेडशॉट लगने के बाद बंदा नॉकडाउन हो जाता है, और ये चीज़ उन्हें काफ़ी डरा देती है। अब ऑथर को स्विमिंग, बोटिंग, इन सब चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट होता है। अब कुछ समय बीत जाता है और ऑथर YMCA स्विमिंग पूल नाम की एक जगह को ज्वाइन करते हैं। अब वो जैसे ही वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे 18 साल का एक बहुत ही बड़ा लड़का यानी कि बिग बॉय उन्हें उठाकर स्विमिंग पूल में फेंक देता है। और ये सिचुएशन इतनी वर्स्ट होती है, इतनी ख़राब होती है कि वो ऑलमोस्ट मरने वाले होते हैं। वो मौत को इतनी नज़दीक से देखते हैं, ऐसा लगता है कि वो मौत को छू के टक से वापस आ गए हो। उनकी सांस रुक रही होती है, वो ऑलमोस्ट मरने वाले होते हैं। वो बहुत कोशिश करते हैं ऊपर आने की, बट कोई फ़ायदा नहीं होता। और जब उन्हें बाहर निकाला जाता है तो उनके जो पानी का डर होता है वो और भी एक्सट्रीम हो चुका होता है, यानी कि और बढ़ चुका होता है। और अब ऑथर का जो ये डर है ये इतना बड़ा हो चुका होता है कि इससे निकलना उनके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा होता है। वो पानी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी मज़ेदार चीज़ें हैं, वो सब चीज़ों से बिल्कुल दूर हो चुके होते हैं। बट कहीं ना कहीं उनके अंदर वो इंटरेस्ट अभी भी ज़िंदा होता है। और फाइनली ऑथर डिसाइड करते हैं कि वो इस डर से बाहर ज़रूर निकलेंगे। उसके बाद ऑथर एक इंस्ट्रक्टर को हायर करते हैं। वो इंस्ट्रक्टर उन्हें एक बेल्ट से जोड़ता है और उस बेल्ट से एक रस्सी को अटैच करता है। वो उन्हें बताता है कि उन्हें कैसे पानी के अंदर जाना है, कैसे उन्हें सांस लेना है, कैसे सांस छोड़ना है। और अब ऑथर अपनी पूरी मेहनत लगाते हैं, पूरी जी जान लगा देते हैं। वो हफ्ते में 5 दिन प्रैक्टिस करते हैं, हर दिन कई घंटे प्रैक्टिस करते हैं और फाइनली वो स्विमिंग सीख जाते हैं। यानी कि उन्होंने अपने डर पे काबू कर लिया। बट अभी भी वो इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होते। वो कई सारे लेक्स में जाते हैं, कई सारी अलग अलग जगहों पे, नदियों में जाते हैं, और हर जगह स्विमिंग करने के बाद उन्हें रियलाइज़ हो जाता है कि उन्होंने अपने डर को हरा दिया है। उसके बाद वो बहुत सारे मेडल जीतते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स जीतते हैं स्विमिंग के, जिसपे कई सारे क्वेश्चन बने हैं। वो कहते हैं डेथ इज़ पीसफुल बट इट्स फियर इज़ टेरराइजिंग। यानी कि जो मौत है वो आसान है, वो उतनी मुश्किल नहीं है जितना कि मौत का डर है।
और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। द रैट ट्रैप। कहानी की शुरुआत में हमें एक रैट ट्रैप सेलर यानी कि चूहेदानी बेचने वाले के बारे में बताया जाता है, जो कि काफी गरीब होता है और काफी लोनली, काफी अकेला होता है। उसके साथ कोई भी नहीं होता और उसे अपना पेट पालने के लिए कभी कभी चोरी भी करनी पड़ती है और वो बस अपनी जिंदगी में किसी भी तरीके से सरवाइव कर रहा होता है। और एक दिन उसे रियलाइज होता है कि ये जो वर्ल्ड है ये एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है, यानी कि ये एक बड़ा सा चूहेदान है जिसमें जो रिच लोग हैं, जिसमें जो पैसा है, अच्छी लाइफस्टाइल है, कपड़े हैं, ये सब उस चीज की टुकड़े की तरह है जो एक रैट ट्रैप में डाला गया होता है एक चूहे को फंसाने के लिए। ये पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है। अब कुछ समय बीत जाता है और जो हमारा रैट ट्रैप सेलर होता है वो एक शाम को एक क्राफ्टर यानी कि एक किसान के घर जाता है और उससे रहने के लिए जगह मांगता है। वो किसान ये सुन के काफी खुश हो जाता है क्योंकि वो भी बहुत टाइम से अकेला ही रह रहा होता है और अब उसे अपनी बातें शेयर करने वाला, उससे बातचीत करने वाला कोई आ चुका होता है। वो उसे खाना ला के देता है, बहुत सारी बातें करता है और बातों बातों में ही बता देता है कि उसने अभी दूध बेच के कुछ पैसे इकट्ठा किए हैं। और अगली सुबह जो हमारा रैट ट्रैप सेलर है उसके सारे पैसे उड़ा लेता है और उड़ा के दुनिया की नजरों से बचने के लिए जंगल का रास्ता चुनता है भागने के लिए, ताकि कोई उसे पकड़ ना ले। और जैसे ही वो जंगल में जाता है वो रास्ता भटक जाता है। वो चारों तरफ देखता है, उसे कहीं भी रास्ता नहीं दिख रहा होता। उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, पर कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो जंगल के बीचों बीच फंस चुका होता है। और तभी वो जंगल में एक जगह जाके जमीन पर गिर जाता है। वो ऑलमोस्ट मरने वाला होता है और तभी उसे आवाज आती है और ये आवाज होती है एक आयरन मिल यानी कि लोहे की भट्टी की, जहाँ से लोहे को पीटने की आवाज आ रही होती है। वो तुरंत उठता है और लोहे के मिल मास्टर के पास जाता है। वो कहता है कि मुझे रहने के लिए जगह चाहिए, मेरी हालत बहुत खराब है। पर वो आयरन मिल मास्टर उसे बहुत ही अच्छे से बात करता है, उसे इनवाइट करता है अपने घर जाने के लिए। और ये देख के वो रैट ट्रैप सेलर शॉक हो जाता है। पर तभी उसे पता चलता है कि जो आयरन मिल मास्टर है ये इस रैट ट्रैप सेलर को अपना पुराना मिलिट्री का दोस्त समझ रहा है। वो कहता है, अरे यार तुम कहाँ से, चलो घर पे हम लोग साथ में क्रिसमस मनाएंगे। पर यहाँ पर रैट ट्रैप सेलर घबरा जाता है। वो सोचता है कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं और वो उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद जो आयरन मास्टर होता है वो अपनी बेटी एडला को भेजता है उसे लाने के लिए। वो कहता है कि तुम जाके कहो, तुम उसे इनवाइट करो। उसके बाद एडला आती है, उससे काफी पोलाइटली, बहुत ही अच्छे से बात करती है, बहुत ही प्यार से उसे कैप्टन कैप्टन करके बोलती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ये वही मिलिट्री का कैप्टन है, ये उसके पापा का दोस्त है। और यहाँ पर रैट ट्रैप सेलर मान जाता है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। उसके बाद वो उसे घर ले जाते हैं और घर जाने के थोड़ी देर बाद ही उन्हें पता चल जाता है कि ये उनका मिलिट्री का दोस्त नहीं है। आयरन मास्टर उसे निकालने लग जाता है, कहता है निकल जाओ मेरे घर से। और यहाँ पर एडला यानी कि उनकी बेटी उसे रोक लेती है। वो कहती है कि नहीं, ये कोई भी हो, अब आ गया है तो क्रिसमस हम साथ में ही मनाएंगे। वो उसके साथ काफी अच्छे से पेश आती है और ये सब मिलके साथ में क्रिसमस मनाते हैं। अगली सुबह सब लोग चर्च चले जाते हैं, एडला भी चर्च चली जाती है और चर्च में जाके इन्हें पता चलता है कि एक रैट ट्रैप सेलर ने एक किसान की पैसे चुरा लिए हैं और वो जंगल के रास्ते से भागा है। और यहाँ पर आयरन मास्टर को समझ आ जाता है कि ये तो वही है। एडला कहती है, मुझे नहीं पता था कि वो एक चोर निकलेगा, और इस डर से कि कहीं हमारे पैसे भी ना उड़ा दे, जब ये घर पे आते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे एक लेटर होता है, एक छोटा सा रैट ट्रैप भी होता है और जो पैसे उसने उस किसान से चुराए होते हैं वो भी होते हैं। और उस लेटर में लिखा होता है थैंक यू एडला, यानी कि वो एडला को थैंक यू बोल रहा होता है और उसके लव सिंपैथी के लिए। एक तरीके से वो एडला के लिए ये सब गिफ्ट्स छोड़ के गया होता है, यानी कि अगर किसी से अच्छा व्यवहार किया जाए, किसी के साथ प्यार से पेश आया जाए, तो भले ही वो एक चोर ही क्यों ना हो पर वो बदल सकता है, वो एक अच्छा इंसान बन सकता है। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।